Good evening, all future nursing officers. Myself is Vikas Yogi, and you are most welcome in Yogi Nursing Career Point YouTube channel ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस। और गाइज, जैसा कि आपको पता है, इवनिंग के अंदर अपने फंडामेंटल का टाइम होता है, जो कि अपन फंडामेंटल के अंदर अपने टॉपिक भी कंटिन्यू कर रखा है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपन पढ़ रहे हैं। तो गाइज, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अपन ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर जो ब्लड का जो सॉलिड पार्ट होता है, जिसे अपन ब्लड सेल्स कहते हैं, जैसे कि आरबीसी है, WBC है, प्लेटलेट है, ये सभी अपन डिस्कस कर चुके हैं। और आज की क्लास के अंदर जो डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन के रिगार्डिंग कि साहब प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन जब भी अपन करते हैं तो कैसे अपन प्लाज्मा को स्टोर करते हैं, कितने टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, कितने प्रकार का प्लाज्मा होता है, क्या ट्रांसफ्यूजन का टाइम होता है, एंड मैनी मोर। यानी कि प्लाज्मा के ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड थिंग्स अपन डिस्कस करने वाले हैं। गाइज, आई थिंक ऐसा हो भी सकता है, मेरे भी ध्यान में नहीं है, जस्ट प्रीवियस लेक्चर में या फिर उससे प्रीवियस लेक्चर में कहीं पर अपने प्लाज्मा की बात आई होगी या फिर ब्लड की बात आई होगी। तो आप भी जरा नोट कर लीजिएगा दोबारा से एक बार कि भाई जो अपना ब्लड होता है, इस ब्लड को अपन दो कंपोनेंट के अंदर डिवाइड करते हैं। क्या कह रहा हूँ गाइज मैं कि जो ब्लड होता है दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। भाई ब्लड का एक तो लिक्विड पार्ट होता है जिसे अपन प्लाज्मा कहते हैं, और ब्लड का एक क्या होता है, सॉलिड पार्ट होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, ब्लड सेल्स कहते हैं। तो यहाँ पर आई होप मैंने, हो सकता है बोलने के अंदर भी अपोजिट हो गया हो कि ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है, इनकी जो प्लाज्मा होता है, ये कितना होता है, 55% होता है, और जो सॉलिड पार्ट यानी कि ब्लड सेल्स होती हैं, ये कितनी होती हैं, 45% होती है। आई थिंक प्रीवियस क्लास के अंदर एक बच्चा बोल रहा था, हो सकता है गाइस अपोजिट हो गया हो, कोई बड़ी बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। कहने का मतलब अभी नोट कर लेना, श्योर है क्या कि जो प्लाज्मा होता है ये टोटल ब्लड का 55% होता है, और जो ब्लड सेल्स होती हैं ये टोटल ब्लड का कितना होती हैं, 45% होती हैं। तो गाइज, ये जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का, जो कि अगर अपन रेशियो के अंदर बात करें, परसेंटेज में अगर अपन बात करें, तो टोटल ब्लड का, कुल ब्लड के अंदर 55% कौन होता है, ब्लड का ये लिक्विड पार्ट होता है, यानी कि ये प्लाज्मा होता है। और जो 45% रिमेनिंग है वो सॉलिड पार्ट होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ब्लड सेल्स के नाम से अपन इसे जा रहे थे। अभी गाइस देखो हो क्या रहा है कि जैसे कि अपन बहुत से बच्चे बोल रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं, कईयों के तो कॉल तक भी आ रहे हैं कि सर जो भी आप जो अपना व्हाट्सअप ग्रुप है उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आप भेजते हो तो हम उसका रिप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि आपने जो मैसेज करने वाला जो सिस्टम उसको ओनली एडमिन मोड के ऊपर कर रखा है। तो गाइस देखो इसमें होता क्या है कि अब देखो अपने ग्रुप के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, ग्रुप भी 5-6 ग्रुप बन गए हैं, 6 ग्रुप चल रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं। अब पता नहीं कौन कहाँ से हैं। और गाइस इसमें क्या होता है कि बहुत सारे एक प्रकार से एक्सेप्शंस होते हैं कि जो कहीं की कुछ यानी कि जो टाइम खराब करने वाली चीज़ें होती हैं, पूरे दिन भर शेयर करते रहते हैं, जिससे कि बहुत से लोग तो ग्रुप को छोड़ भी देते हैं। गाइज इसलिए मैंने एडमिन मोड के ऊपर कर रखा है, बल्कि एडमिन मोड पर रखने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। बस यही है कि फिर तरह की फालतू की चीज़ें ग्रुप के अंदर आने लगेंगी, और जब आने लगेंगी तो आप ही ग्रुप छोड़ने लगोगे। कहने का मतलब फिर आपके पास में अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन भी पहुंचानी होगी क्लास के रिगार्डिंग, या फिर और कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होगी, तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक भी नहीं पहुंच पाएगी। तो देखो गाइस, अब बहुत सारे बच्चे हैं तो इनमें से छटनी होना तो पॉसिबल नहीं है कि भाई जो अपने नॉन में नहीं है, या फिर जो बाय द वे कहीं से लिंक लेकर के ज्वाइन कर लिए हैं और वो ऐसी वैसी चीज़ें शेयर करते रहते हैं दिन भर, तो उनको अपन निकाल नहीं सकते। निकाल तो सकते हैं लेकिन अपने को पता नहीं लग पाएगा, फिल्टर नहीं कर पाएंगे सब कौन है और कौन है नहीं है। इसलिए अपन क्या रखेंगे, एडमिन मोड के ऊपर ही रखेंगे। लेकिन आपका जो क्वेश्चन का, लेकिन देखो मैं एक प्लान कर रहा हूँ, प्लान क्या कर रहा हूँ कि भाई अपना जो रहेगा, यानी कि जो उसका एडमिन मोड हटा देंगे और उसको पार्टिसिपेंट्स, ऑल ग्रुप पार्टिसिपेंट्स मैसेज कर पाएंगे, क्वेश्चंस का रिप्लाई कर पाएंगे, जिसका अपन एक टाइम फिक्स करेंगे, और उस टाइम के अंदर क्वेश्चंस के रिप्लाई के अलावा, या फिर कोई क्वेश्चन पूछने के अलावा, या फिर कोई किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन लेने के अलावा, या फिर क्लास के रिगार्डिंग यानी क्लास से संबंधित इन सभी चीज़ों के अलावा कोई किसी प्रकार का वीडियो शेयर करता है, कोई पिक शेयर करता है, या फिर कोई जोक वगैरह शेयर करता है, तो ध्यान रखना उस कैंडिडेट को इमीडिएटली तुरंत ग्रुप में से, सभी ग्रुप में से, अगर वो एक से अधिक ग्रुप के अंदर भी है तो पहली बात तो आप एक ही ग्रुप के अंदर रहना, बिकॉज सभी के अंदर सेम रहेंगी, तो उस कैंडिडेट को तुरंत ग्रुप से क्या कर दिया जाएगा, हमेशा के लिए परमानेंटली क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो मैं आज डिसाइड कर लेता हूँ मैं
कि भाई एक फिक्स टाइम कर लेते हैं जिसके अंदर कि आप सभी रिप्लाई करो। आई होप 8 बजे के बाद में अपनी क्लास स्टार्ट हो जाती है, कभी 8:30 होती है, कभी 9 बजे होती है। तो मेरे ख्याल से इवनिंग का 7 से 8 बजे के बीच का टाइम ठीक रहेगा। आप भी बताओ देंगे भाई, इवनिंग में 7 से 8 बजे का अपन ऑल पार्टिसिपेंट का ऑप्शन कर देंगे, जिससे कि जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, एक क्वेश्चन होगा, 2 होंगे, 4 होंगे, जो भी होंगे उनके आप रिप्लाई भी कर पाओगे। और जब आप रिप्लाई करोगे ऑन द स्पॉट उसी समय पर आपको उस क्वेश्चन का रेशनल के साथ में आंसर भी मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको रेशनल के अंदर भी अगर कोई डाउट होता है तो वो डाउट भी आप वहाँ से रिजोल्व कर लोगे, है ना। तो मेरे ख्याल से 7 से शाम को डेली की डेली 7 से 8 बजे का जो अपना टाइम रहेगा ग्रुप के अंदर, वो टाइम रहेगा आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने का। गाइज इससे रिप्लाई से बड़ा अच्छा फ़ायदा होता है। इससे आपको पता ये लगता है कि आप किन से कितना आगे हो और किन से कितना पीछे हो, अभी आपको कितनी प्रिपेयर करने की नीड है, ये आपको वहाँ से आपको अपने आप को असेस करने का मौका मिलता है। रिप्लाई का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। अदरवाइज करने को तो मैं पहले क्वेश्चन डाल दूँ, उसके 2 4 5 घंटे के बाद के अंदर क्वेश्चन का रेशनल के साथ में आंसर डाल दो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उससे फिर इतना बेनिफिट नहीं होने वाला है गाइज, है ना। तो अपन ऐसा ही करेंगे। और गाइज जो नए बच्चे हैं जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो वो क्लासेस की इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर और किसी प्रकार की अपने नर्सिंग से संबंधित इन्फॉर्मेशन के लिए आपका जो लेक्चर चल रहा है, वीडियो चल रहा है, इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आई थिंक फेसबुक पेज का भी लिंक दिया हुआ है। तो वहाँ से जाकर के आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और फेसबुक पेज के ऊपर भी आप लाइक कर दीजिएगा, ताकि वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन और नए नए क्वेश्चन आपको मिलते रहे। क्लियर गाइज? वेल, बहुत अच्छा। देन इसके बाद में गाइज अभी अपन डिस्कस करना चाहेंगे प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन। तो ये बात आप नोट कर लेना कि ब्लड के अंदर जो 55% होता है वो प्लाज्मा होता है, और जो ब्लड सेल्स होती हैं ये ओनली कितनी होती हैं, 45% होती हैं। अब गाइज कहने का मतलब आप एक बात तो यहाँ से जान गए, वो बात ये जान गए कि भाई जो प्लाज्मा होता है, अगर अपन ब्लड में से किस में से, अगर अपन ब्लड में से अगर माइनस कर दें, किसको माइनस कर दें, ब्लड सेल्स को माइनस कर दें, तो अब जो बचने वाला ब्लड का जो पार्ट है, जो लिक्विड पार्ट है गाइस, इस लिक्विड पार्ट को अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और आज अपन बढ़ रहे हैं कि किसी पेशेंट को, किसी क्लाइंट को अपन पर्टिकुलर प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन क्यों करते हैं। तो गाइस आज अपन प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन के बारे में जानेंगे। आई थिंक कुछ चीज़ें मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर बता भी दी थी, लेकिन एक बार फिर से आप रिफ्रेश हो जाओ कि अपन किसी पेशेंट को प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन कब करते हैं, जब अचानक से इमीडिएटली तुरंत अपने को पेशेंट की ब्लड वॉल्यूम को क्या करना हो, एक्सपेंड करना हो। यानी कि जब भी रैपिडली अपने को क्या करना हो, पेशेंट की ब्लड वॉल्यूम को क्या करना हो, इंक्रीज करना हो, तो ऐसी कंडीशन में जो अपन यूज में ले सकते हैं वो क्या काम में ले सकते हैं, अपन प्लाज्मा काम में ले सकते हैं। या फिर दूसरी बात यहाँ पर कि आप प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन क्यों करते हैं और कौन सी कंडीशन में करते हैं, कि भाई अपन कर सकते हैं जब भी किसी पर्सन के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन स्पेशली एल्बुमिन की क्या हो, डिफिशियंसी हो, तो अपन क्या कर सकते हैं, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर किसी पेशेंट के अंदर एल्बुमिन की डिफिशियंसी है तो हम उसे पूरा प्लाज्मा क्यों दे, उसके लिए तो स्पेशली कोलोइड बना है, तो हम उसे कोलोइड दे सकते हैं, केवल एल्बुमिन ही दे सकते हैं अगर उसमें केवल एल्बुमिन की डिफिशियंसी हुई है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर किसी पेशेंट में अगर एल्बुमिन की डिफिशियंसी है तो कोलोइड देना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास में कोलोइड हॉस्पिटल में प्रैक्टिस के अंदर आपके पास में अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, उस पेशेंट को जिसके अंदर एल्बुमिन की डिफिशियंसी हुई है उसमें क्या कर सकते हैं, अपन प्लाज्मा भी ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। बिकॉज प्लाज्मा के अंदर भी क्या पाई जाती है, प्लाज्मा प्रोटीन यानी कि एल्बुमिन प्रेजेंट होती है, जिससे कि पेशेंट के अंदर जो एल्बुमिन होती है उसकी डिफिशियंसी, उसकी लेकिन क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। गाइज ये सब चीज़ें अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था, वेल तरीके से अपन ने डिस्कस कर लिया था। क्या डिस्कस कर लिया था कि एक दूसरी बात अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर किसी में एल्बुमिन की कमी होती है तो ऐसे केस के अंदर उसकी बॉडी के अंदर जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है वो भी कम होगा, और जब ऑनकोटिक प्रेशर होगा तो बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिलेगी, इडिमा देखने को मिलेगी। तो जब एल्बुमिन की लेकिंग की वजह से ऑनकोटिक प्रेशर कम हो रहा है, तो गाइज जब भी ऑनकोटिक प्रेशर कम
होता है तो ऑनकोटिक प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए यानी कि बढ़ाने के लिए या फिर ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए वी कैन ट्रांसफ्यूज प्लाज्मा थ्रू टू दी क्लाइंट को अपन क्या कर सकते हैं, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑनकोटिक प्रेशर कब कम होता है, जब एल्बुमिन की कमी होती है और अपन प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर भी क्या है, एल्बुमिन है। सो पेशेंट को एल्बुमिन मिलेगी, ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ेगा, एडिमा रिड्यूस होगा, फर्दर एडिमा नहीं बढ़ेगा। सो अपन क्या कह सकते हैं, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए भी प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। दूसरी बात अपन ने की कि साहब अगर किसी पेशेंट के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन की यानी कि मेनली एल्बुमिन की होती है, अगर किसी पेशेंट में एल्बुमिन की डिफिशियंसी होती है तो ऐसे केस में भी अपन प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे केस में प्लाज्मा को सेकंड प्रायोरिटी होती है। अगर अपने पास में माना किसी पेशेंट में एल्बुमिन की कमी है तो अगर अपने पास में कोलोइड अवेलेबल है, अगर केवल एल्बुमिन अवेलेबल है तो अपन क्या देंगे, पेशेंट को एल्बुमिन ही देंगे। लेकिन अगर अपने पास कोलोइड नहीं है यानी कि ब्लड का जो प्रोटीन डेरिवेटिव पार्ट होता है जिसे अपन कोलोइड कहते हैं या फिर एल्बुमिन है, वो एल्बुमिन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वी कैन आल्सो ट्रांसफ्यूज टू दी पेशेंट। क्या ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर भी क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है। या फिर दूसरी बात अपन यहाँ से कहना चाहें कि भाई किसी भी पेशेंट के अंदर रैपिड यानी कि बहुत जल्दी से एक्सपेंड करना हो किसको, ब्लड वॉल्यूम को, जैसे कि भाई किसी के अंदर हेमरेज हो गया और हेमरेज के केस के अंदर बहुत सारा माना है किसी पेशेंट में 2.5-3 लीटर ब्लड का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब अपने को इमीडिएट क्या करना है, पेशेंट को बीटी करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, लेकिन हॉस्पिटल में अपने पास में ब्लड बैंक के अंदर अपने पास में क्या नहीं है, होल ब्लड नहीं है। और भाई अगर होल ब्लड हो भी तो अपन होल ब्लड एक साथ बहुत ज़्यादा ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी कंडीशन में सर्कुलेटरी ओवरलोड के चांसेस रहते हैं। इसलिए अपन ऐसी कंडीशन में जब जल्दी से अपने को ब्लड वॉल्यूम को रेज करना हो, इंक्रीज करना हो, बढ़ाना हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या काम में लेते हैं, प्लाज्मा काम में लेते हैं। या फिर अपन प्लाज्मा कब ट्रांसफ्यूज करते हैं, किसी पेशेंट के अंदर क्लोटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी हो। क्या हो, क्लोटिंग फैक्टर का मतलब वो फैक्टर्स जो अपने ब्लड को क्लोट करने के अंदर यानी कि ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म के अंदर हेल्पफुल होते हैं। जिन क्लोटिंग फैक्टर्स के अगर किसी पेशेंट में लेकिंग होती है, कमी होती है, तो गाइज इन क्लोटिंग फैक्टर्स की डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए भी क्या किया जा सकता है, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है। बिकॉज प्लाज्मा के अंदर सभी प्रकार के क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। अभी अपन फिर अगर अपन डेप्थ की बात करें तो प्लाज्मा भी 2 प्रकार का होता है। अपन देखेंगे कौन से में कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, कौन सा प्लाज्मा कौन सी कंडीशन में काम में लेते हैं और कौन दूसरे के अंदर कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। इसके साथ में ध्यान रखना, अगर अपन अमाउंट की यहाँ से बात करें कि भाई प्लाज्मा की जो एक यूनिट होती है, भाई प्लाज्मा की एक यूनिट में कितना ml प्लाज्मा होता है, तो ध्यान रखना कितना होता है, 200 से 250 ml, यानी कि 200 से 250 ml प्लाज्मा होता है किसके अंदर, एक यूनिट के अंदर। लगभग ये सिमिलर होता है किसके, पीआरबीसी की यानी कि पैक्ड रेड ब्लड सेल्स के, यानी कि आरबीसी के सिमिलर होता है। आरबीसी की भी एक यूनिट के अंदर 250 ml होता है, लेकिन प्लाज्मा की यहाँ से रेंज है कि 200 से 250 ml के बीच में देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट अगर अपन यहाँ से बात करना चाहें कि साहब प्लाज्मा को अपन कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर स्टोर करते हैं, तो ध्यान रखना गाइज, अपन प्लाज्मा को स्टोर कर सकते हैं कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, -20 से लेकर के -40 डिग्री सेल्सियस, कितने के ऊपर, -20 से लेकर के और -40 डिग्री सेल्सियस तक प्लाज्मा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, जो फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर जो चूज किया जाता है वो क्या चूज किया जाता है, -20 डिग्री। अगर आपसे पूछे कि साहब प्लाज्मा इज स्टोर्ड एट विच टेम्परेचर या फिर एट हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास ऑप्शन में -10 डिग्री सेल्सियस भी है, -20 डिग्री सेल्सियस भी है, -30 डिग्री सेल्सियस भी है, -40 डिग्री भी सेल्सियस है। तो एज ए प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी अपन किसे देंगे, -20 डिग्री सेल्सियस को, बल्कि अपन इसे मैक्सिमम -40 डिग्री तक क्या कर सकते हैं,
स्टोर कर सकते हैं। क्लियर गाइज। देन इसके बाद में अपन यहाँ से ट्रांसफ्यूजन टाइम की अगर अपन बात करें, टीटी की अगर बात करें कि साहब प्लाज्मा की एक यूनिट को ट्रांसफ्यूज करने में कितना समय लगता है, तो गाइज यहाँ पर अपन ने कहा था, क्या कहा था कि जो अपना प्लाज्मा है ये प्लाज्मा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है FFP, यानी कि अपन इसे क्या कहते हैं, FFP को फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। और जो दूसरा है वो कौन सा है? क्रायो पर्सिपिटेटेड प्लाज्मा। गाइज यहाँ पर दोनों को ट्रांसफ्यूज करने का क्या होता है, टाइमिंग डिफरेंट होता है, बिकॉज दोनों की जो कहने का मतलब कंपोजिशन होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। FFP में कुछ अलग सब्सटेंसेस होते हैं, क्रायो में कुछ डिफरेंट होते हैं, इसलिए दोनों का ट्रांसफ्यूजन टाइम भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। ध्यान रखना, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की एक यूनिट को ट्रांसफ्यूज किया जाना चाहिए कितने टाइम के अंदर, 1.5 to 2 आवर्स के अंदर। यानी कि एक यूनिट को ट्रांसफ्यूज होने में कितना समय लगता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की को, तो ध्यान रखना कितना समय लगता है, 15 से लेकर 1.5 से लेकर के और 2 घंटा, यानी कि 1.5 to 2 आवर्स, या फिर यू कैन से आल्सो 90 मिनट to 120 मिनट, 90 से 120 मिनट के अंदर क्या हो जाना चाहिए, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की एक यूनिट क्या हो जानी चाहिए, ट्रांसफ्यूज हो जानी चाहिए। लेकिन अगर अपन यहाँ से बात करें क्रायो पर्सिपिटेट प्लाज्मा, तो गाइज क्रायो पर्सिपिटेट प्लाज्मा की जो एक यूनिट होती है, इस एक यूनिट को ट्रांसफ्यूज किया जाता है 15 से लेकर के 30 मिनट के अंदर। यानी कि क्रायो पर्सिपिटेट प्लाज्मा की एक यूनिट को अपन 15 से 30 मिनट के अंदर ट्रांसफ्यूज करते हैं, बल्कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की एक यूनिट को अपन कितने समय के अंदर, 1.5 घंटे से 2 घंटे के अंदर क्या करते हैं, अपन ट्रांसफ्यूज करते हैं। अब आपके मन में बार बार ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा क्या है, ये क्रायो पर्सिपिटेट प्लाज्मा क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और अगर कोई डिफरेंस होता है तो हम FFP किस केस में काम में लेंगे और क्रायो पर्सिपिटेट किस प्रकार के क्लाइंट के अंदर हम काम में लेंगे। तो गाइज इसको अपन समझना चाहेंगे एज ए रिटन बोर्ड के द्वारा, क्या कि साहब अपना जो प्लाज्मा है ये प्लाज्मा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है प्लाज्मा। कौन कौन सा 2 प्रकार का? एक को तो अपन ने कहा FFP और दूसरे को अपन ने कहा क्रायो पर्सिपिटेटेड प्लाज्मा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है यानी कि जो FFP होता है गाइज, इसके अंदर सारे के सारे क्लोटिंग फैक्टर 13 के 13 क्लोटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। गाइज ध्यान रखना, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बिल्कुल वही है, कौन सा है कि भाई जो ब्लड होता है, इस ब्लड में से BC यानी कि ब्लड सेल को हमने बाहर निकाल दिया तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट बच गया जिसे हम प्लाज्मा कह रहे हैं, इसी को अपन क्या कहते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर सभी के सभी क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, सभी प्लाज्मा प्रोटीन, सभी प्रकार की प्लाज्मा प्रोटीन्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। अब यहाँ से ध्यान रखिए गाइज, इसमें सभी क्लोटिंग फैक्टर हैं, तो इसका एक बड़ा अच्छा फायदा है, क्या फायदा है कि ये क्लोटिंग यानी एक क्लोटिंग फैक्टर की या फिर ब्लड क्लोटिंग एक डिसऑर्डर होता है जो कि एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसका नाम आप भी जानते हो, अपन हीमोफीलिया के नाम से अपन इसे जानते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ हीमोफीलिया, टाइप 1 या फिर टाइप 2, या फिर आप इसे टाइप A और टाइप B के नाम से भी जानते हो, यानी कि टाइप A हीमोफीलिया और टाइप B हीमोफीलिया। तो गाइस यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि जो टाइप B हीमोफीलिया होता है, तो गाइस टाइप B हीमोफीलिया का मतलब है टाइप B हीमोफीलिया। गाइस टाइप B हीमोफीलिया के अंदर अपना जो क्लोटिंग फैक्टर नंबर कौन सा, 9th नंबर का जो क्लोटिंग फैक्टर है, जब उसकी कमी होती है, 9th नंबर के क्लोटिंग फैक्टर की लैकिंग होती है, डिफिशियंसी होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो कट लगने पर जो ब्लड क्लोट हो जाता है, नॉर्मली वो क्लोट नहीं हो पाता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ 9th क्लोटिंग फैक्टर। ध्यान रखना, ये जो 9th क्लोटिंग फैक्टर है इसका बड़ा अच्छा नाम है जो आई थिंक आप सभी जानते होंगे, क्या कहते हैं, 9th नंबर के क्लोटिंग फैक्टर को क्रिसमस फैक्टर के नाम
से जानते हैं। हे गाइस कम ऑन, क्या कहते हैं 9 नंबर के क्लोटिंग फैक्टर को? क्रिसमस क्लोटिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब हीमोफीलिया बी के अंदर 9 नंबर के क्लोटिंग फैक्टर की कमी होती है, यानी कि क्रिसमस नाम के क्लोटिंग फैक्टर की कमी होती है। इसलिए गाइस ध्यान रखना, यहाँ से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है कि वो कौन सी डिजीज है जिसे क्रिसमस डिजीज के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना गाइस, क्रिसमस डिजीज के नाम से अपन किसे जानते हैं? हीमोफीलिया बी को। हीमोफीलिया बी आल्सो नोन एज क्रिसमस डिजीज। क्रिसमस डिजीज क्यों कहते हैं? क्योंकि हीमोफीलिया बी के अंदर क्लोटिंग फैक्टर 9 की डिफिशियंसी होती है, और जो 9th क्लोटिंग फैक्टर है इसका नाम है क्रिसमस क्लोटिंग फैक्टर। इसीलिए हीमोफीलिया को क्या कहा जाता है? क्रिसमस डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइज यहाँ से एक बात आपको कंफर्म हो गई होगी, क्या? कि साहब जब भी 9th नंबर के क्लोटिंग फैक्टर की कमी हो, यानी कि क्रिसमस डिजीज हो, यानी कि हीमोफीलिया बी हो, तो हीमोफीलिया बी में या फिर क्रिसमस डिजीज के अंदर ब्लड का कौन सा कंपोनेंट ट्रांसफ्यूज किया जाता है? तो भाई प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज किया जाता है। लेकिन अब प्लाज्मा के अंदर भी कौन सा प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज किया जाता है? तो फिर आपका आंसर जाएगा क्या? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्योंकि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के अंदर सभी के सभी क्लोटिंग फैक्टर्स अवेलेबल हैं। सो 9th नंबर का क्लोटिंग फैक्टर भी है। सो जैसे पेशेंट को अपन फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देंगे, तो इस फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में 9th नंबर का क्लोटिंग फैक्टर होने की वजह से जैसे ये पेशेंट की ब्लड में जाएगा, सर्कुलेशन में जाएगा, तो क्रिसमस फैक्टर यानी कि 9th फैक्टर का लेवल क्या होगा? अप होगा, और ब्लीडिंग क्या होगी? स्टॉप होगी। तो गाइज इसलिए यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है क्या? कि हीमोफीलिया बी के अंदर कौन सा प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज करते हैं? तो अपन कौन सा प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज करेंगे? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। अब यहाँ से अपन फ्रेश फ्रोजन के बाद में जानना चाहेंगे कि जो क्रायो पर्सिपिटेट प्लाज्मा होता है गाइस, क्या? क्रायो पर्सिपिटेट प्लाज्मा, क्रायो पर्सिपिटेट प्लाज्मा। पहली बात आपको ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखनी है? कि जो क्रायो पर्सिपिटेट CRYOPRECIPATE क्रायो पर्सिपिटेट प्लाज्मा जो है ये प्रीपेयर किया जाता है, यानी कि तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से। हे गाइस कम ऑन, व्हाट आई एम सेइंग, क्या? कि जो क्रायो पर्सिपिटेट प्लाज्मा होता है ये तैयार किया जाता है, प्रीपेयर किया जाता है किससे? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से। तो अब अपन यहाँ पे ये जानना चाहेंगे, ये बात करेंगे कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से आखिर क्रायो पर्सिपिटेट प्लाज्मा तैयार कैसे करते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा गाइस कि भाई ये सबसे पहले था अपना ब्लड में से अपन ने बाहर निकाल दिया ब्लड सेल्स को, तो अब अपने पास में क्या बच गया? प्लाज्मा बच गया। अब देखो ये जो प्लाज्मा बचा इसे अपन ने कौन सा प्लाज्मा कहा? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का। अब इस फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से अपन क्या तैयार करेंगे? क्या तैयार करेंगे? क्रायो पर्सिपिटेट प्लाज्मा तैयार किया जाता है। अब देखिएगा कैसे किया जाता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से क्रायो पर्सिपिटेट। ध्यान दीजिएगा कि जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है, इस फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में से जो क्लोटिंग फैक्टर होता है जो कौन सी होती है? फिब्रिनोजिन। क्या? जो फिब्रिनोजिन प्रोटीन होती है उसको सेग्रीगेट कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। किससे? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से। किससे सेग्रीगेट कर लिया जाता है? फिब्रिनोजन को। देन इसके साथ साथ में और किसको सेग्रीगेट किया जाता है? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8। क्या? जो क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 है जिसे अपन एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8 के नाम से भी जानते हैं, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। किससे? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से। देन इसके साथ साथ के अंदर अपन क्या कर सकते हैं? यहाँ पर समटाइम से 8th क्लोटिंग फैक्टर को भी क्या कर लिया जाता है? रिमूव कर लिया जाता है। तो कहने का मतलब है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में से किसको? फिब्रिनोजन को और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर और क्लोटिंग फैक्टर 8 को क्या कर लेते हैं अपन?
या फिर आप कहें क्लोटिंग फैक्टर 8 को अपन क्या कर लेते हैं, सेग्रीगेट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और जिसे अपन ने अलग किया है उसे अपन स्पेसिफिक प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं अपन इसे, क्रायो पर्सिपिटेट प्लाज्मा। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा कि जो क्रायो पर्सिपिटेट प्लाज्मा है इसमें जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि इसमें एंटी हीमोफिलिक फैक्टर नंबर 8 है। और गाइस आपको ध्यान रखना है कि जो हीमोफीलिया है दो टाइप का है, टाइप ए हीमोफीलिया और टाइप ए बी हीमोफीलिया। अभी अपन ने देखा कि टाइप बी हीमोफीलिया तो उसे कहते हैं जब 9th क्लोटिंग फैक्टर की क्या हो, कमी हो। और ध्यान रखना जो टाइप ए हीमोफीलिया है गाइस, टाइप ए हीमोफीलिया के अंदर कमी होती है 8th नंबर के क्लोटिंग फैक्टर की, जिसे अपन क्या कहते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8 के नाम से भी अपन इसे जानते हैं। तो गाइस टाइप ए के अंदर यानी कि एंटी हीमोफिलिक फैक्टर की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब देखो इसका मतलब पेशेंट को ज़्यादा क्या देना है, अपने को एंटी हीमोफिलिक फैक्टर देना है। अब देखो भाई ये जो एंटो हीमोफिलिक फैक्टर है ये प्रेजेंट तो FFP के अंदर भी है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के अंदर भी है, लेकिन उसके अंदर क्या है, कम है, बिकॉज उसके अंदर उसके अलावा भी बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर है जिनकी आवश्यकता नहीं है। पेशेंट को स्पेशली ज़्यादा किसकी नीड है, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 यानी कि एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8 की आवश्यकता है। सो यहाँ से अपन फ्रेश फ्रोजन से एंटी हीमोफिलिक फैक्टर को और किसको, फिब्रिनोजन को सेग्रीगेट करके और क्या किया जाता है, पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। तो यहाँ से ध्यान रखना कि जो हीमोफीलिया ए होता है उसमें क्लोटिंग फैक्टर 8 यानी कि एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8 की कमी होती है। तो ऐसे केस में हीमोफीलिया ए के अंदर कौन सा प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज करेंगे अपन, क्रायो पर्सिपिटेट। और जिसके अंदर 9th की कमी होती है यानी कि क्रिसमस फैक्टर की कमी होती है उसके अंदर कौन सा प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज किया जाता है, प्लाज्मा कौन सा ट्रांसफ्यूज करेंगे अपन, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज किया जाएगा। वेल देन नेक्स्ट के बाद में गाइज ये जो चीज़ें हैं आपके लिए यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से मेंशन कर दी गई है। प्लाज्मा के टाइप्स यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया है कि 2 प्रकार का, फ्रेश फ्रोजन और क्रायो पर्सिपिटेट। इसके बाद में ट्रांसफ्यूजन टाइम के अपन ने बात कर ली है। देन इसके बाद में अपन दोनों में डिफ्रेंसिएशन जाना कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का मतलब क्या है कि वो प्लाज्मा जिसके अंदर सारे क्लोटिंग फैक्टर क्या हो, प्रेजेंट हो, यानी कि इन फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ऑल क्लोटिंग फैक्टर्स आर प्रेजेंट, सभी के सभी क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। और जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है ये यूज लिया जाता है किसमें, हीमोफीलिया बी में। क्यों काम में लेते हैं, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 9th नंबर के क्लोटिंग फैक्टर की वजह से। और ध्यान रखना यहाँ से 9th नंबर के क्लोटिंग फैक्टर को अपन क्या कहते हैं, क्रिसमस, सॉरी ये जो गलती से लिखा गया, देखो टाइपिंग में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, ये क्रिसम नहीं है, क्रिसमस फैक्टर के यानी कि क्लोटिंग फैक्टर 9 को अपन क्या कहते हैं, क्रिसमस फैक्टर के नाम से अपन इसे जानते हैं। सो गाइज हीमोफीलिया बी को किस नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे से लिखा गया है क्रिसमस डिजीज के नाम से भी अपन इसे जानते हैं। क्लियर गाइज, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। और जो क्रायो पर्सिपिटेट प्लाज्मा है ये प्रिपेयर किया जाता है किससे, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से प्रिपेयर किया जाता है। कैसे कि जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है इसे सेग्रीगेट कर लेते हैं किसको, फिब्रिनोजन को, क्लोटिंग फैक्टर 8 को और साथ साथ में क्लोटिंग फैक्टर 13 को। यानी कि जब अपन फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन, क्लोटिंग फैक्टर 8 जिसे अपन एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8 भी कहते हैं और साथ साथ में क्लोटिंग फैक्टर 13, इसको अपन जब सेग्रीगेट कर लेते हैं तो इन तीनों के कंपोजिशन को अपन कौन सा प्लाज्मा कहते हैं, क्रायो पर्सिपिटेट प्लाज्मा कहेंगे। और ध्यान रखना ये जो क्रायो पर्सिपिटेट प्लाज्मा है ये किस में काम में लेते हैं, हीमोफीलिया ए में, क्योंकि हीमोफीलिया ए के अंदर किसकी डिफिशियंसी होती है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8 की डिफिशियंसी होती है। तो गाइस अब यहाँ से देखिए फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में से और क्रायो पर्सिपिटेट प्लाज्मा में से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जिन क्वेश्चंस का इमीडिएट तुरंत क्विकली आपको रिप्लाई देना है बिना समय गवाए। बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट
सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको सोचने की थोड़ी सी आवश्यकता पड़ेगी और थोड़ा सा आपका लेवल ऑफ नॉलेज भी यहाँ पे कम में लेना पड़ेगा, जिसको असेस करने का आपके पास में एक अच्छा मौका है। तो गाइज यहाँ से अपन जानना चाहेंगे क्या कि जो देखो यहाँ पे ये चीज़ भी मेंशन की है, यूज एंड डिफिशियंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, कि साहब जब क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी होती है तो अपन कौन सा प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज करते हैं। जब ऑल क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी होती है तो ऐसी कंडीशन में फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ही ट्रांसफ्यूज करते हैं, क्योंकि फ्रेश फ्रोजन के अंदर सभी प्रकार के क्या हैं, क्लॉटिंग फैक्टर से प्रेजेंट। अब यहाँ से एक बात और ध्यान रखना, यूज इन डिफिशियंसी प्लाज्मा प्रोटीन, कि जब प्लाज्मा प्रोटीन की क्या होती है, डिफिशियंसी होती है, लाइक एल्बुमिन की डिफिशियंसी होती है। जैसे कि भाई किसी पेशेंट को बर्न हो जाती है तो ऐसे केस के अंदर क्या करते हैं कि बर्न होने की वजह से एल्बुमिन की क्या होती है, लेकिन एल्बुमिन की कमी हो जाती है। जब एल्बुमिन की कमी हो जाती है तो पेशेंट की बॉडी में क्या देखने को मिलती है, स्वेलिंग देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि एल्बुमिन की कमी होने की वजह से ऑनकोटिक प्रेशर है कम हो गया, जिससे कैपिलरी से फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर ज़्यादा आने लग गया, जिसकी वजह से क्या देखने को मिल रही है, बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिल रही है। तो गाइज बर्न के केस के अंदर ध्यान रखना कौन सा ब्लड कंपोनेंट ट्रांसफ्यूज किया जाता है, तो प्लाज्मा। वो भी कौन सा प्लाज्मा, FF यानी कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा अपन क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूज करते हैं, क्योंकि बर्न में एल्बुमिन की कमी होने की वजह से एडिमा देखने को मिलता है, स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो चलिएगा जो आज का आपका जो अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन के आज का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सभी बच्चों को रिप्लाई करना है, कोई रिप्लाई अपने पास में नहीं रखेगा, बिकॉज पास में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये नींद किसको आ रही है भाई, हैं भाई नींद किसको आ रही है, सोना नहीं बाबू, सोना नहीं है, जगते रहो। हाँ सोओगे तो खोगे, जागोगे तो पाओगे बच्चा, है ना, सोना नहीं है ना। हाँ चलो अपन बात करते हैं क्वेश्चन की। विच ऑफ द ब्लड कंपोनेंट एडमिनिस्टर इन हीमोफीलिया पेशेंट। देखिए अभी मैंने आपको समझा दिया, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसके पीछे एक लॉजिक है, जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन क्या करता है, ये कंफ्यूज करता है। क्या सिर्फ अब यहाँ पे ना तो हीमोफीलिया ए दिया और ना ही हीमोफीलिया बी दिया, सिर्फ ऐसा पूछा है कि विच ऑफ द ब्लड कंपोनेंट, कौन सा ब्लड कंपोनेंट एडमिनिस्टर किया जाता है किसमें, एक हीमोफीलिया के पेशेंट के अंदर। क्या हम आरबीसी ट्रांसफ्यूज करेंगे या फिर प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज करेंगे। अब भाई देखो यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर भी ऑप्शन दे दिया कि प्लाज्मा में क्या फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज करोगे, क्रायो प्रेसिपिटेटेड प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज करोगे। तो यहाँ तो स्पेसिफिक हीमोफीलिया के लिए अलग अलग क्या है, यहाँ पर प्लाज्मा है, इसलिए देखो बी ऑप्शन तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बिकॉज स्पेसिफिक टाइप के हीमोफीलिया के अंदर स्पेसिफिक टाइप का प्लाज्मा अपन काम में लेते हैं। लेकिन अब आपके माइंड में क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है कि हीमोफीलिया ही दिया है, तो गिव योर रिप्लाई। एक बार फर्स्ट गिव योर रिप्लाई, फिर मैं आपको रेशनल दूंगा इसका आंसर क्या जाएगा। लेकिन एक ऑप्शन तो मैंने यहीं से रिजेक्ट कर दिया, आरबीसी ने आपको, आरबीसी को आपने पहले से रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज आरबीसी का तो कोई काम है नहीं हीमोफीलिया के अंदर बेसिकली। अब आपकी लोचा फंस रहा है सी और डी, और एग्जाम में अक्सर ऐसा ही होता है, दो ऑप्शंस को आप बेसिकली मेनली एलिमिनेट कर देते हो, और मैक्सिमम जब आप कंफ्यूज होते हो दो ही में, या तो ए या फिर बी, ए या बी में से दोनों एक है, या सी या डी में से दोनों एक है, या बी या सी में से दोनों एक है, या ए या डी में से दोनों एक है। और ऐसे कन्फ्यूजन अक्सर देखने को मिलते हैं। लेकिन अब अपने को इन्हीं कन्फ्यूजन्स को दूर करना है, वन बाय वन हायरार्की से, क्वेश्चंस के साथ में, एग्जाम्पल्स के साथ में, हर जगह हर टॉपिक के साथ में, हर चैप्टर के साथ में सभी प्रकार के क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। तब यहाँ से देखिएगा कई बार बहुत से बच्चों का आंसर ठीक भी है, बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन की वजह से रिप्लाई भी नहीं किया बहुत से बच्चों ने। लेकिन मैंने कह चुका हूँ कि रिप्लाई करना है, चाहे कन्फ्यूज हो चाहे कन्फ्यूज नहीं हो, क्योंकि रिप्लाई करोगे तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर सही हो चाहे से गलत हो, जो भी हो दोनों कंडीशन में फायदा आप ही को होने वाला है गाइस, है ना। अगर आपका आंसर गलत होता है तो ऐसी कंडीशन में सही आंसर क्या है, आपका माइंड, आपका ब्रेन उस पर क्या करता है, फोकस करता है। जब मेरा आंसर गलत है तो सही आंसर है क्या है, और जब आपका आंसर सही होता है तो ऐसी कंडीशन में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, जिससे कि आगे पढ़ने की आपकी अच्छी डिजायर, अच्छा कंसंट्रेशन, अच्छा फोकस मेंटेन रह पाता है। इसलिए हर क्वेश्चन का रिप्लाई आप किया करो। तो गाइज FFP और क्रायो प्रेसिपिटेट में आप फंस रहे हो कि दोनों
में से कौन सा हम चूज करें। तब यहाँ से देखो इसका सिंपल सा लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है कि जो हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी, भाई दो प्रकार का हीमोफीलिया होता है। अब यहाँ पर मेंशन किया नहीं कि कौन सी हीमोफीलिया के पेशेंट को देना है, केवल यहाँ केवल क्या लिखा है, हीमोफीलिया लिखा है। तब आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा यानी कि कॉमनली दोनों में कंपेरेटिवली हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी में अगर अपन तुलना करें, कंपैरिजन करें कि इन दोनों टाइप में से कौन सा टाइप ज़्यादा होता है, तो गाइज ए और बी में से ज़्यादा होता है हीमोफीलिया ए इज कॉमनली सीन एज कंपेयर टू हीमोफीलिया बी। अब यहाँ पे टाइप मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए जो कॉमन होता है हीमोफीलिया आप उसी को कंसिडर करके चलोगे, उसी को मान के चलोगे जब आपको टाइप मेंशन नहीं करे। हाँ, अगर यहाँ पे चला करके हीमोफीलिया बी कह दे या हीमोफीलिया ए कह दे तो ऐसी कंडीशन में उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर चूज करना है। लेकिन यहाँ पे टाइप मेंशन नहीं किया तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ए और बी में से कॉमन कौन सा है, हीमोफीलिया ए है तो प्रायोरिटी ए को देंगे। इसका मतलब क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि हीमोफीलिया ए में कौन सा प्लाज्मा हम ट्रांसफ्यूज करेंगे। सो ये बात आप पहले से जानते हो कि हीमोफीलिया ए के अंदर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8 की क्या होती है, कमी होती है, और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है कौन से प्लाज्मा में, क्रायोप्रेसिपिटेटेड प्लाज्मा। सो गाइज अपन जो हीमोफीलिया वाला पेशेंट है इसको कौन सा प्लाज्मा देंगे, क्रायोप्रेसिपिटेटेड प्लाज्मा क्या करेंगे अपन इसे ट्रांसफ्यूज करेंगे। क्लियर गाइस इतनी बात है। वेल देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है जिसका तो रिप्लाई आप सेकंडों के अंदर कर दो। मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन भी पूरा नहीं पढ़ोगे है ना। व्हाट इज द ब्लड कंपोनेंट एडमिनिस्टर हीमोफीलिया बी पेशेंट, कि हीमोफीलिया बी पेशेंट के अंदर ब्लड का कौन सा कंपोनेंट अपन यहाँ पे ट्रांसफ्यूज करेंगे। खैर इसका रिप्लाई मैं आपसे लूँगा भी नहीं क्योंकि अब आप जान गए हो कि साहब कौन सा प्लाज्मा या फिर ब्लड कंपोनेंट अपन ट्रांसफ्यूज करते हैं हीमोफीलिया बी में। तो आपको पता है कि हीमोफीलिया बी में कौन सा करते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा करते हैं, क्योंकि हीमोफीलिया बी के अंदर क्लोटिंग फैक्टर 9 की डिफिशियंसी होती है, क्रिसमस फैक्टर की डिफिशियंसी होती है। सो बी में कौन सा प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज किया जाता है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। लेकिन आगे जो आने वाला क्वेश्चन है गाइज, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा शानदार है, बड़े अच्छे कंसेप्ट के साथ में ये क्वेश्चन आपका सोल्व होने वाला है। इसके अंदर भी लॉजिक है जिसे आप घुमा हुआ क्वेश्चन कहते हो। सामने क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली कुछ दिखता नहीं है लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। सो गाइस क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द ब्लड कंपोनेंट एडमिनिस्टर व्हेन पेशेंट हैव एक्सीडेंटली ब्लीडिंग फ्रॉम लीवर ड्यूरिंग लीवर बायोप्सी। कि भाई क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अपन एक पेशेंट के अंदर लीवर बायोप्सी कर रहे हैं और लीवर बायोप्सी के दौरान जो निडल अपन काम में ले रहे थे उस निडल से लीवर को इंजरी होगी जिससे कि लीवर से ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, एक्सीडेंटली ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर पेशेंट को ब्लड का कौन सा कंपोनेंट ट्रांसफ्यूज किया जाता है। ऑप्शन ए आपके पास में आरबीसी है, ऑप्शन बी प्लाज्मा है, ऑप्शन सी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है, ऑप्शन डी क्रायोप्रेसिपिटेटेड प्लाज्मा है। क्विक फास्ट, इसमें थोड़ा ज़्यादा नहीं सोचोगे, अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है, जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज होगे। सोचो, मैं ये नहीं कह रहा कि सोचो मत, लेकिन अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है। सो गिव योर रिप्लाई क्विक फास्ट, डू फास्ट। ये कुछ बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आता रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। अरे भैया रिप्लाई करो, सभी रिप्लाई करो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कहने का मतलब है अगर मैं यहाँ पे आपको इसका करेक्ट आंसर बताना चाहूँ कि साहब जब लीवर बायोप्सी करते समय लीवर को एक्सीडेंटली इंजरी हो जाए, लीवर से ब्लीडिंग होने लग जाए, तो ऐसे केस में ब्लड का कौन सा कंपोनेंट पेशेंट को ट्रांसफ्यूज किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। हे गाइस कम ऑन, क्या जाएगा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। अब यहाँ पे कारण सुनिएगा कि आखिर हम जब लीवर से ब्लीडिंग होती
होती है किसी भी वजह से हो चाहे इसे, तो ऐसे केस में हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ही क्यों देते। होल ब्लड भी दे सकते हैं, आरबीसी भी दे सकते हैं, अकेला प्लाज्मा दे सकते हैं, क्रायो प्रेसिपिटेटेड प्लाज्मा भी दे सकते हैं, लेकिन अपन क्या देते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। देखो प्लाज्मा दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो बेटर टर्म काम में लेंगे, जो स्पेसिफिक टर्म होगी वो क्या होगी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होगी। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि अपन फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ही क्यों देते हैं। ध्यान आप ये बात भली बात ही जानते हो कि जो अपना लीवर होता है, इस लीवर के अंदर अपने बहुत से क्लोटिंग फैक्टर्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है गाइस, लीवर के अंदर बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर्स का सिंथेसिस होता है, क्लोटिंग फैक्टर्स का सिंथेसिस होता है, क्लोटिंग फैक्टर्स बनते हैं। अब लीवर को क्या हुई है, इंजरी हुई है, एक्सीडेंटल इंजरी हुई है, जिससे लीवर से क्या हुई है, ब्लीडिंग हुई है, तो ब्लड के साथ साथ में बॉडी से क्या हो रहा है, इन क्लोटिंग फैक्टर्स का भी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्लोटिंग फैक्टर्स की भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब जब क्लोटिंग फैक्टर्स की कमी हो रही है तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर बॉडी में एक तो लीवर से ही ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, और अगर गलती से बॉडी में और भी कहीं कट सट लग गया तो वहां से भी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। तो गाइज लीवर को इंजरी होने से, लीवर से ब्लीडिंग होने से बहुत सारे सभी क्लोटिंग फैक्टर्स भी क्या होते हैं, ब्लड के साथ में लॉस होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अपने को ऐसा ब्लड का कंपोनेंट देना है जिसमें सारे क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट हो। भाई क्रायो प्रेसिपिटेट में तो सारे हैं नहीं, इसमें तो फिब्रिनोजन है, AHF8 है, और कौन सा है 13 नंबर का है, सो ये तो काम करेगा नहीं। सभी तो किसके अंदर है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के अंदर है। इसलिए गाइज आपका आंसर क्या आ जाएगा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है, क्योंकि लीवर से ब्लीडिंग होने पर जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं वो भी क्या होते हैं, लॉस होते हैं, उनकी भी डिफिशियंसी होती है। इसलिए क्लोटिंग फैक्टर्स की डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए ऐसा ब्लड कंपोनेंट देंगे जिसके अंदर सभी क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट हो, और वो ब्लड का कंपोनेंट कौन सा है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। बहुत अच्छा। अब देखिए इसके बाद में कोई बड़ी कहानी नहीं है। कोलोइड्स के रिगार्डिंग पहले ही अपन देख चुके हैं। कोलोइड्स के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सेट कर लिए हैं। समय आने पर उन क्वेश्चंस को रेशनल के साथ में मैं आपके ही सामने डिस्कस करवाऊंगा। आपको इतना ध्यान में रखना है कि अपना जो ब्लड होता है और ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं, तो ब्लड का जो प्रोटीन डेरिवेटिव पार्ट है या फिर ब्लड का जो प्रोटीन वाला जो कंपोनेंट है उसको अपन क्या कहते हैं, कोलोइड कहते हैं। यानी कि कोलोइड आर प्रोटीन डेरिवेटिव कंपोनेंट ऑफ ब्लड, लाइक एल्बुमिन है, एल्बुमिन के अलावा लाइक ग्लोबुलिन है। कहने का मतलब बेसिकली ग्लोबुलिन की अदर्स की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, कॉमनली जो नीड होती है वो किसकी होती है, एल्बुमिन की होती है। इसलिए कोलोइड में और समटाइम्स ग्लोबुलिन की भी होती है। इसलिए कोलोइड के अंदर प्रोटीन का डेरिवेटिव पार्ट, कहने का मतलब एल्बुमिन और ग्लोबुलिन को अपन कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना इन कोलोइड्स के अंदर केवल एल्बुमिन या फिर ग्लोबुलिन ही है। इन कोलोइड्स में, ए कोलोइड का मतलब ब्लड के प्रोटीन डेरिवेटिव पार्ट में या कंपोनेंट में किसी प्रकार का कोई क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। इन कोलोइड नॉट प्रेजेंट एनी टाइप ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, मेंशन भी कर दिया बाय डिफ। यहाँ पर ध्यान रखना कि कोलोइड के अंदर किसी भी प्रकार का कोई क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता है। अब यहाँ से यूजे समझिएगा कि कोलोइड को ट्रांसफ्यूज करने की नीड कम होती है। देखो सबसे पहली बात तो अपन यहाँ पे कहें कि जैसे अपन प्लाज्मा काम में ले रहे थे कि साहब ब्लड को जब भी अपने को क्या करना हो, ब्लड वॉल्यूम को एक्सपेंड करना हो, यानी कि अचानक से किसी वजह से बहुत कम समय के अंदर ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाना हो, प्लाज्मा वॉल्यूम को बढ़ाना हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपन एज ए प्लाज्मा एक्सपेंडर, यानी कि प्लाज्मा वॉल्यूम को तुरंत बहुत जल्दी बढ़ा देने वाला कंपोनेंट कौन सा काम में लेते हैं, कोलोइड काम में लेते हैं। कहने का मतलब कोलोइड के आर ट्रांसफ्यूज इन इमरजेंसी टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, यूज एज ए प्लाज्मा एक्सपेंडर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा भाई, अपने पास में एक पेशेंट आया है हेमरेज का, बहुत सारा हेमरेज हो गया, पेशेंट हाइपोवोलीमिया में जा रहा है। भाई आप इसे आईवी फ्लूइड लगाओगे, कितने का लगाओगे, आखिर ब्लड तो ब्लड का ही काम होगा, ऑनकोटिक प्रेशर का भी काम होगा,
और भी कई सारे फंक्शन होंगे। तो आईवी फ्लूइड आखिर कहाँ तक काम करेगा, तो ब्लड ही क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। लेकिन अपन ने देखा कि अपने पास में ब्लड बैंक के अंदर क्या नहीं है, ब्लड भी नहीं है, होल ब्लड भी नहीं है, आरबीसी भी नहीं है, और पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा हेमरेज होने की वजह से क्या हो गया, हाइपोवोलीमिया हो गया। तो ऐसे केस के अंदर तुरंत अपने को ब्लड वॉल्यूम या प्लाज्मा वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए अपन लार्ज अमाउंट के अंदर या फिर क्या कर सकते हैं, कोलोइड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, जिससे कि ब्लड की वॉल्यूम तुरंत या फिर कम समय के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। पेशेंट हाइपोवोलीमिया से या फिर जो हेमरेज की वजह से ब्लड लॉस हुआ है, हाइपोवोलेमिक शॉक में जाने वाला था, उससे बच जाएगा, यानी कि रिकवर या प्रिवेंट कर लिया जाएगा। इसलिए इमरजेंसी में जब अपने पास ब्लड नहीं हो, आरबीसी नहीं हो, अदर कंपोनेंट्स नहीं हो, और अपने को ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाना हो, प्लाज्मा भी नहीं है अपने पास, और ऐसी कंडीशन में ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाना हो, तो अपन क्या काम में ले सकते हैं, कोलोइड काम में ले सकते हैं। देन इसके साथ यूज व्हेन क्लाइंट सस्पेक्टेड फॉर एलर्जी विथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये बात यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, अपन किसी पेशेंट को अपन ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, और अगर उसके अंदर ग्रुप जो ब्लड ग्रुप होते हैं, जो आरएस फैक्टर होते हैं, उनकी क्रॉस मैचिंग अपन ने नहीं की, और पेशेंट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगी, यानी कि हीमोलाइटिक रिएक्शन होगी, तो ऐसी कंडीशन में मेडिसिन तो अपन देते ही देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में ब्लड का कंपोनेंट भी ट्रांसफ्यूज किया जाता है, ताकि हीमोलाइटिक रिएक्शन यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन यानी कि एलर्जिक रिएक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए। तो कौन सा कंपोनेंट ट्रांसफ्यूज करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में, या किसी को हेमोलाइटिक रिएक्शन हो जाए, या किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या हो, एलर्जी हो, तो ऐसे केस में क्या ट्रांसफ्यूज करते हैं अपन, यहाँ पे कोलोइड ट्रांसफ्यूज करते हैं। क्योंकि ध्यान रखना गाइस, कोलोइड में ना तो कोई एंटीजन है ना कोई और है, तो ऐसी कंडीशन में किसी पेशेंट को माना कि अपन बीटी कर रहे थे, उसको हीमोलाइटिक रिएक्शन हो गई, सिम्टम्स आने लग गए, तो ऐसी कंडीशन में ब्लड को डाइल्यूट करने के लिए, ताकि हीमोलाइटिक रिएक्शन कम से कम हो, इसके सिम्टम्स कम से कम हो, पेशेंट को कम से कम प्रॉब्लम हो, इसके लिए अपन क्या करते हैं, कोलोइड ट्रांसफ्यूज करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे अपने चाय के अंदर अगर चीनी ज़्यादा हो जाए तो अपन क्या करेंगे भाई, अगर चाय में अगर चीनी ज़्यादा हो जाती है, मीठा ज़्यादा हो जाता है, तो अपन क्या करेंगे भाई, ऐसी कंडीशन में थोड़ा दूध डाल करके अपन थोड़ा गर्म और कर लेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा चीनी अपने को नहीं लगे, बहुत ज़्यादा मीठा अपने को नहीं लगे। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर है कि अगर किसी पेशेंट को हीमोलाइटिक रिएक्शन हुई है, हीमोलाइटिक रिएक्शन के सिम्टम्स यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में ब्लड को डाइल्यूट कर दो, ताकि हीमोलाइटिक रिएक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए, और ऐसी कंडीशन के अंदर सिम्टम्स की सीवियरिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देन इसके साथ साथ में गाइस अपन यहाँ से बात करना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पे एज ए क्वेश्चन भी अपन ने मेंशन कर दिया कि विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड आर ट्रांसफ्यूजन व्हेन ए पेशेंट सस्पेक्टेड फॉर एलर्जी विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन। किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो जाए या हीमोलाइटिक रिएक्शन हो जाए, या फिर यू कैन से आल्सो दिस, इसे आप एलर्जिक रिएक्शन भी कह सकते हो, हीमोलाइटिक रिएक्शन भी कह सकते हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन भी कह सकते हो। तो ऐसे केस में कौन सा कंपोनेंट अपन ट्रांसफ्यूज करते हैं, कोलोइड ट्रांसफ्यूज करते हैं। और फिर बहुत से बच्चों को कंफ्यूज करने वाला एक क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है जो कि आप जानते हो, लेकिन एग्जैक्टली बहुत से बच्चों का यहाँ से रिप्लाई नहीं आ पाता है। तो गाइज वो क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ होल ब्लड इन 1 यूनिट। पहले बात को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ होल ब्लड इन 1 यूनिट, कि जो होल ब्लड होता है, होल ब्लड की एक यूनिट के अंदर कितनी अमाउंट होती है, कितनी ml होती है। ऑप्शन है क्या 300 ml होती है होल ब्लड की एक यूनिट के अंदर, क्या 300 ml होता है, या फिर क्या 350 ml होता है, या फिर 450 ml होता है, या फिर 400 ml होता है। कहने का मतलब जो होल ब्लड होता है इसमें आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट भी है, प्लाज्मा भी है, सारे कंपोनेंट से प्रेजेंट है, उसे अपन होल ब्लड कहते हैं। इस होल ब्लड की एक यूनिट कितने ml की बनी होती है, एक यूनिट में कितने ml होते हैं। तो आपका रिप्लाई करो, गिव योर रिप्लाई क्विक फास्ट, टाइम नहीं है, समय नहीं है ज़्यादा, आपके पास भी समय नहीं है ज़्यादा, तैयारी फटाफट रिप्लाई करो। बी बी बी, बहुत से बच्चों का बी आ रहा है, कई बच्चों का सी भी आ रहा है, बहुत अच्छे।
लेकिन आपके माइंड में ये हमेशा के लिए डाउट रहता ही है, लेकिन ध्यान रखना आज ये डाउट आपका रिजोल्व होने वाला है। आज के बाद में आपको ये डाउट नहीं होना है। सबसे पहले तो मेरा करेक्ट आंसर जानो कि भाई जो होल ब्लड होता है इसकी एक यूनिट के अंदर कितना ml होता है, 350 ml। ध्यान रखना 450 नहीं होता है एवरीबॉडी, कितना होता है, 350 ml होता है। हाँ मैं जानता हूँ, आपने देखा है, मैंने भी देखा है कि कई जगह जो होल ब्लड का जो बैग होता है उस पे लिखा आता है 450 ml। या फिर जब आप ब्लड डोनेट करने जाते हो, ब्लड देने जाते हो, तो ऐसी कंडीशन में कभी 350 ml भी निकाल लेते हैं, कभी 400 ml भी निकाल लेते हैं, कभी 450 ml भी निकाल लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर निकालने की या फिर देने की बात एक थोड़ी अलग है। जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होता है एक यूनिट का होल ब्लड की का, तो होल ब्लड की एक यूनिट के अंदर कितना ml कंसिडर किया जाता है, 350 ml ही कंसिडर किया जाता है। हाँ कभी कभी कहीं कहीं जब डोनेट करने की बात आती है तो 350, 400, 450 ml भी वो पेशेंट की कंडीशन की, जो डोनर होता है उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होता है कि होल ब्लड की एक यूनिट में कितने ml होते हैं, तो 350 ml होते हैं। अब यहाँ से भी ध्यान से जानिएगा कि ये जो 350 ml है होल ब्लड की एक यूनिट के अंदर, इसके अंदर भी एक्चुअल के अंदर जो ब्लड होता है वो तो केवल कितना होता है, 300 ml ही होता है। और जो 50 ml है वो 50 ml क्या है, यहाँ पे एंटी कोएगुलेंट है, यानी कि CPDA, यानी कि सिट्रिक फॉस्फेडेक्सट्रोज एडेनिन है, सिट्रस है, एंटी कोएगुलेंट होता है 50 ml। और 300 ml क्या होता है, यहाँ से ब्लड होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, दो प्रकार का क्वेश्चन बनता है। अगर आपको ऐसे पूछे कि होल ब्लड की एक यूनिट में कितनी अमाउंट या कितनी ml होती है, तो आपको रिप्लाई देना है 350 ml। अब यहाँ से अगर ऐसे पूछे चला करके क्वेश्चन कि होल ब्लड के एक यूनिट के बैग के अंदर ब्लड की अमाउंट कितनी होती है, गाइस फोकस ऑन द क्वेश्चन है, होल ब्लड की एक यूनिट के अंदर ब्लड की अमाउंट कितनी होती है। अगर ऐसे पूछता है तो फिर आंसर केवल और केवल क्या जाएगा, 300 ml जाएगा। और अगर ऐसे पूछे कि होल ब्लड की एक यूनिट में कितनी अमाउंट होती है, कितने ml होते हैं, तो आप कहोगे 350 ml। तो जैसा क्वेश्चन करता है वैसा अपना आंसर जाना है। सिंपली अमाउंट ऑफ द होल ब्लड की एक यूनिट के अंदर जो अमाउंट होती है वो होती है 350 ml पर यूनिट। जैसा कि आप जानते हो नाम ही होल ब्लड है, तो भाई यहाँ से क्या करेंगे अपन, होल ब्लड के अंदर सभी के सही ब्लड के क्या होते हैं, कंपोनेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये भी मेंशन किया है कि 350 ml पर यूनिट होता है होल ब्लड, जिसके अंदर 300 ml तो क्या होता है, एग्जैक्टली ब्लड होता है। और 50 ml क्या होता है, एंटी कोएगुलेंट। कौन से एंटी कोएगुलेंट अपन काम में लेते हैं, CPDA काम में अपन लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये चीज़ भी देखो यहाँ पे मेंशन कर दी गई है हाईलाइट, कि विदाउट प्रिजर्वेटिव एजेंट अमाउंट ऑफ ब्लड इन 1 यूनिट 300 ml। कि अगर अपन प्रिजर्वेटिव एजेंट को बाहर कर देते हैं होल ब्लड में से, तो जो मेन ब्लड की जो अमाउंट बचती है वो कितनी बचती है, 300 ml। तो यहाँ से एक नया क्वेश्चन, यानी कि आंसर तो वही है जो कि पहले अपन ने किया था, लेकिन क्वेश्चन का एंगल यहाँ से डिफरेंट होता है। अगर आपसे ऐसे पूछे कि बिना प्रिजर्वेटिव एजेंट के होल ब्लड की एक यूनिट में कितना ml होता है, हाउ मेनी ml कंटेन ऑफ 1 यूनिट ऑफ होल ब्लड विदाउट प्रिजर्वेटिव एजेंट, बिना प्रिजर्वेटिव एजेंट के होल ब्लड की एक यूनिट कितनी ml से बना होता है, कितनी ml होता है होल ब्लड में ब्लड, तो कितना ml होता है, 300 ml होता है। देन गाइज यहाँ से एक बड़ा, यानी कि ये वही चीज़ है, लेकिन ध्यान रखना एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। विच टाइप ऑफ ब्लड आर ट्रांसफ्यूज्ड व्हेन ए पेशेंट सस्पेक्टेड फॉर एलर्जी विथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कि भाई अगर किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या हो जाए, रिएक्शन हो जाए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपन विच टाइप ऑफ ब्लड, किस प्रकार का ब्लड अपन ट्रांसफ्यूज करते हैं। एक बार देखिए आपके रिप्लाई करो,
क्या ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ लो और अपने IQ लेवल से समझो। मैं नहीं समझाऊंगा, बिकॉज एग्जाम में आपको समझाने के लिए मैं नहीं आऊँगा वहाँ पर, आपको खुद को वहाँ से समझना है। तो अपने IQ लेवल से समझो और फिर रिप्लाई करो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। DA, कुछ का CB बहुत अच्छा है, वेरी गुड। तो अब यहाँ से देखिएगा, पहले मैंने कहा कि सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, बाद में ऑप्शंस को देखना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हो तो बहुत सी बार तो बहुत से क्वेश्चंस के आंसर आपको क्वेश्चन को पढ़ते आपके माइंड में आ जाने हैं कि इसका आंसर तो ये होना भाई, देखो रे ये कौन से ऑप्शन में है। तो यहाँ से ध्यान, क्वेश्चन क्या पूछा है? विच टाइप ऑफ ब्लड। अब यहाँ पे ये नहीं पूछा विच टाइप ऑफ ब्लड कंपोनेंट, ऐसा नहीं पूछा। क्या पूछा है? विच टाइप ऑफ ब्लड, किस प्रकार का ब्लड आर ट्रांसफ्यूज्ड, ट्रांसफ्यूज किया जाता है व्हेन ए पेशेंट सस्पेक्टेड फॉर एलर्जी विथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कि भाई एक ऐसा पेशेंट है जिसको अपन ने पहले 1-2 बार ब्लड ट्रांसफ्यूज करने की कोशिश की, लेकिन जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया हमने तो उसको एलर्जिक रिएक्शन हुई। अब इन फ्यूचर फिर से उस पेशेंट को क्या करना पड़ रहा है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ रहा है। तो अपन पहले से ये जानते हैं कि भाई रे इसके अंदर तो क्या होती है? एलर्जिक रिएक्शन होती है। तो कोई ऐसा ब्लड इसको ट्रांसफ्यूज करो जिसको ट्रांसफ्यूज करने से एलर्जिक रिएक्शन नहीं हो। क्रॉस मैच भी वेल तरीके से कर लेते हैं, ब्लड ग्रुप को क्रॉस मैच भी RS फैक्टर को, फिर भी एलर्जिक रिएक्शन होती है, फिर भी हीमोलाइटिक रिएक्शन होती है। तो गाइस ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन में जो ब्लड अपन इस एलर्जी सस्पेक्टेड पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करते हैं, इस ब्लड को गामा रेज से होकर के गुजारा जाता है। ये गाइस क्या कह रहा हूं कि इस एलर्जी सस्पेक्टेड क्लाइंट को जो ब्लड अपन ट्रांसफ्यूज करते हैं, इस ब्लड को अपन किससे गुजारते हैं? गामा रेज से गुजारते हैं। ध्यान रखना, ये जो गामा रेज हैं, ये गामा रेज क्या करती हैं? इस ब्लड के अंदर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है, इस एंटीजन की रिएक्शन को मिनिमाइज कर देती हैं या फिर एंटीजन की रिएक्शन को खत्म कर देती हैं। तो जब अपन ये ब्लड जो गामा रेज से गुजारा गया है, इन गामा रेज ने एंटीजन को क्या कर दिया? यहाँ पर खत्म कर दिया, एंटीजन को खत्म कर दिया, एंटीजन की रिएक्शन को मिनिमाइज कर दिया। अब अगर ये ब्लड पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफ्यूज करेंगे तो भाई इसमें तो एंटीजन जा वो क्या हो गया? खत्म हो गया, या फिर इसकी रिएक्शन अब होगी ही नहीं। अब अकेली एंटीबॉडी किसी रिएक्शन करेगी? एंटीबॉडी किसी से रिएक्शन नहीं करेगी, बिकॉज एंटीजन यहाँ पे सही सलामत हालत में, अच्छी खासी हालत में है ही नहीं। बिकॉज ये तो क्या हो गया, इसकी तो जो कहने का मतलब, इस एंटीजन की जो कहने का जो रिएक्शन करने की जो कैपेबिलिटी थी वो क्या हो गई? लॉस हो गई। किसकी वजह से? गामा रेज की वजह से। तो गाइज जब अपन ब्लड को गामा रेज से गुजार करके उसकी एंटीजन रिएक्शन को अपन फिनिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो इस ब्लड को अपन जो कहते हैं वो कौन सा ब्लड कहते हैं? इराडिएट ब्लड। क्या कहते हैं गाइज? इराडिएट ब्लड। तो गाइज ध्यान रखना, जो पेशेंट एलर्जी सस्पेक्टेड होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, उसे कौन सा ब्लड को किस प्रकार का ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं? तो इराडिएट ब्लड अपन ट्रांसफ्यूज करते हैं। अब ध्यान रखना, अगर इराडिएट ब्लड अपने पास ऑप्शन में नहीं होता तो ऐसी कंडीशन में फिर आंसर जाता है यहाँ पे कोलोइड। क्योंकि ध्यान रखना, अभी अपन ने यूजेस में क्या पढ़ा कि जब भी कोई पर्सन एलर्जी सस्पेक्टेड होता है अपन कौन सा ब्लड कंपोनेंट ट्रांसफ्यूज करते हैं? कोलोइड करते हैं। और अगर कोलोइड भी नहीं हो तो फिर क्या किया जा सकता है? FFP, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। RBC तो कभी भी नहीं करना है, क्योंकि जो एंटीजन एंटीबॉडी होते हैं, जो एंटीजन होते हैं वो होती है कहाँ पे? RBC की सरफेस पर ही तो होते हैं। इसलिए अगर RBC आपने कर दिया तो और भी ज़्यादा हीमोलाइटिक रिएक्शन होगी, इसलिए RBC तो किसी भी हाल में नहीं करना। सो एज ए प्रायोरिटी ऑप्शन सी क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मॉर्निंग के अंदर। कल का ध्यान रखना, मॉर्निंग का क्लास बड़ा शानदार जानदार ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि मॉर्निंग के की पॉइंट्स आपके लिए तैयार कर लिए हैं। उन की पॉइंट्स के अंदर क्वेरी भी है और बहुत से की पॉइंट नए भी हैं, और उन नए की पॉइंट से आपके नए कंसेप्ट भी बनने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर मॉर्निंग क्लास है, OBC क्लास है, मेंसोसाइकिली की क्लास है, उसके अंदर और भी चीज़ें अपन फर्दर डीपली डिस्क्रिप्टिव
डिस्क्रिप्टिवली अपन चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। मैक्सिमम कल की क्लास के अंदर मेंसो साइकिल से आने वाले प्रीवियस एग्जाम में आए हुए, इन फ्यूचर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस की अपन ज़्यादा वहाँ से बातें करेंगे, वो भी अपन कंसेप्ट के साथ में करेंगे, रेशनल्स के साथ में करेंगे। ध्यान रखना गाइज, जिस भी बच्चे ने अगर कंटिन्यू क्लास ली है तो कल की जो की पॉइंट्स रहने वाले हैं उस की पॉइंट्स को उससे बड़ा मजा आने वाला है। और ध्यान रखना, जो बच्चा कंटिन्यू क्लास ले रहा है और अगर उस की पॉइंट्स की क्लास को अटेंड करता है तो वो बच्चा अपना सही असेसमेंट कर पाएगा कि मुझे यहाँ से कितना % मैटर मिल रहा है, कितना मुझे यहाँ से अंडरस्टैंड हो रहा है। सो गाइस, कल की क्लास मिस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा कहना इतना ही है और बाकी आप सबकी मर्जी है। कल से मैं ग्रुप के अंदर मैसेज करने का टाइम फिक्स कर देता हूँ, 7 से 8 बजे तक जो क्वेश्चन ऑफ द डे होगा उसका रिप्लाई करोगे और टिल दी एंड ऑफ 8 PM के लास्ट तक मैं आपको उस क्वेश्चन का रेशनल के साथ में रिप्लाई, उसका आंसर सेंड कर दूंगा। सो अपने क्वेश्चंस की रिप्लाईज को मैच कर लीजिएगा कि आपका सही है या फिर गलत है। सही है तो बहुत अच्छी बात है, गलत है तो आपको वहाँ से सीखने को मिलेगा, बिकॉज रेशनल वहाँ पर आपको अवेलेबल होगा। सो थैंक्स ए लॉट डियर से, गुड नाइट एवरीवन। मॉर्निंग के अंदर मिलते हैं, सभी रेडी रहिएगा। कितने बजे रहिएगा? 10:30 बजे या फिर 11 बजे। ध्यान रखना, कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होने, क्योंकि गाइस अपने जो लेक्चर्स बनते हैं बहुत बड़े होते हैं, इसलिए कभी कभी माना कि आज की जो अपनी क्लास, ये जो लाइव क्लास चल रही है, ये जो इसका जो डाटा है, जो क्लास चलती है 1 घंटे की जो क्लास होती है, ये कभी 6 GB की, कभी 6.5 GB की, कभी 7 GB की होती है। तो पूरी नाइट के अंदर इसे इवनिंग की क्लास को अपलोड होने के अंदर पूरी नाइट लग जाती है। इसलिए जो मॉर्निंग वाली क्लास होती है वो कभी 15-20 मिनट तक क्या हो जाती है, लेट हो जाती है, क्योंकि अपने पास बहुत अच्छी स्पीड का वाईफाई नहीं है। इसलिए 6-6, 7-7, 8-8 GB को अपलोड होने के अंदर बहुत लंबा समय लगता है। आप लाइव देख तो लेते हो, लेकिन देखने के बाद में जो चैनल के ऊपर ये जो लेक्चर सेव होता है, तो जो सेविंग प्रोसेस, जो अपलोडिंग प्रोसेस होती है वो बहुत लंबी होती है, उसके अंदर पूरी नाइट लग जाती है गाइस, है ना। इसलिए मॉर्निंग की क्लास में भी कभी 10-15-20 मिनट आगे पीछे हो जाती है, लेकिन जैसे जो भी टाइमिंग होता है मैं ग्रुप के अंदर आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। सो उस टाइमिंग के ऊपर आप क्लास के ऊपर रेडी रहिएगा। टाइमिंग ये रहेगा या 10:30 बजे या फिर 11 बजे। क्लियर? गुड नाइट एवरीवन।